Assalamu alaikum. Today we are going to discuss Listed Company Code of Corporate Governance Regulation 2019। ये रेगुलेशंस बेसिकली जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन पर अप्लाई होती हैं। ठीक है कि हर लिस्टेड कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस प्रेजेंट करनी होती है। ठीक है, जिस पे जो स्टेचुटरी ऑडिटर्स है वो अपनी रिव्यू रिपोर्ट इशू करते हैं। ठीक है, अब उस स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस में क्या क्या रेगुलेशंस को मतलब इंक्लूड करना होता है, उनकी कंप्लायंस को शो करवाना होता है, ये सारे लिस्टेड कंपनी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2019 में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आई विल ट्राई कि हम जो भी एक कंपनी की लिस्टेड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसको वेट भी करेंगे और उस पर ऑडिटर्स रिव्यू रिपोर्ट को भी देखेंगे। इन द मीन वाइल हम ये जो रेगुलेशंस हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये रेगुलेशंस एक लिस्टेड कंपनी से क्या क्या रिक्वायर करती हैं, इनका क्या स्कोप है। ठीक है, और कब एक लिस्टेड कंपनी पर ये एप्लीकेबल होंगी। लाजमी नहीं कि तमाम रेगुलेशंस उस पर एप्लीकेबल्स हों, लेकिन मोस्टली रेगुलेशंस एप्लीकेबल्स होती हैं और उनको इन्होंने कंप्लाई करना होता है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें ये है, क्या सारी रेगुलेशंस को कंप्लाई करना है? अगर किसी को कंप्लाई हम ना कर सके किसी भी वैलिड रीज़न की वजह से, तो रेगुलेशंस आपको ये मार्जिन देती हैं कि आप उनको एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, मतलब कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच पे ये बनी हुई है। ठीक है, मतलब ये कोई स्टैंडर्ड्स जिस तरह होते हैं ना कि आपने कंप्लाई करना है, अगर नहीं किया तो ज़ाहिर बात है आप एक डिपार्चर ऑफ स्टैंडर्ड की तरफ चले जाएंगे। लेकिन इसमें यह है कि आपने कंप्लाई किया, वेल एंड गुड। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे या आपने एक जो कंप्लाई करना था एज़ पर रेगुलेशन उस तरह से नहीं हो रहा, दैन यू हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि दीज रेगुलेशन शैल अप्लाई टू द लिस्टेड कंपनीज बेस्ड ऑन कंप्लाई और एक्सप्लेनेज अप्रोच। ठीक है, अब लिस्टेड कंपनी है तो क्या प्राइवेट कंपनी पर एप्लीकेबल है ये? ठीक है, क्या लार्ज साइज पर एप्लीकेबल है, पब्लिक इंटरेस्ट पर एप्लीकेबल है? तो नहीं, ये जस्ट जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जो लिस्टेड की डेफिनेशन को मीट कर रही हैं, ये रेगुलेशंस उन पर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच है। ठीक है, और कुछ रिक्वायरमेंट्स की मैंडेटरी है, तो उनको मैंडेटरी उन पे लिखा होगा इट इज़ मैंडेटरी, इट शेल। ठीक है, इस तरह के अल्फाज से आपको पता चल जाएगा कि ये मैंडेटरी है। और काफ़ी जगहों पर लिखा होगा कि इट मे बी। ठीक है, मे के अल्फाज होंगे, मतलब वो आपको जस्ट परसुएड कर रहे हैं, कायल कर रहे हैं कि आप ये एक्सप्लेनेशन दें। अगर आप नहीं देते तो आप इसको मतलब कंप्लाई नहीं करते तो आप इसको एक्सप्लेन लाजमी करें। ठीक है, तो ये पढ़ाने का मकसद इसका जस्ट यही है कि जो ऑडिटर्स हैं, मतलब जो ऑडिट करते हैं लिस्टेड कंपनी के, तो उस टाइम ये एक असाइनमेंट होती है, सेपरेट चल रही होती है, सेपरेट फ्रॉम द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, जिसमें मोस्टली फर्म के जो कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट है वो देख रहे होते हैं, और कहीं किसी फर्म से मतलब जिस पे कोई जो है कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट नहीं है फुल फ्लैज, या उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो इतनी डिफाइंड नहीं है, तो वहाँ पर ऑडिटर्स जो हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहे होते हैं उनमें से ही किसी एक टीम मेंबर को, दो को असाइन कर दिया जाता है कि आप इस असाइनमेंट को भी कंप्लीट करें। ठीक है, तो ये उनके लिए एक बेहतरीन गाइड है कि कैसे मतलब इसका स्कोप क्या है, किन कंपनीज पर एप्लीकेबल होगी, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कौन सी हैं। ठीक है, और कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच का मतलब क्या है, जो नॉन मैंडेटरी हैं उनको कैसे लेकर चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना इसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। अच्छा, इसमें लिखा हुआ नेक्जेस हैं, कंप्लाई और एक्सप्लेन का मतलब क्या, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैंडेटरी वो है कि आपने लाजमी इनको कंप्लाई करना है, अगर नहीं करेंगे तो पीनल एक्शन होगा। ठीक है, मतलब SCCP वगैरह आपको नोटिस इशू कर सकता है कंपनी को कि आगे की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी, आपने फुलफिल नहीं की, तो लिहाजा इसकी जो है ना आप पे इतनी पेनल्टी लगेगी। ठीक है, क्योंकि देखें जो सबसे कंपनी की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, गवर्नेंस होती है। ठीक है, अब अगर गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वही फुलफिल नहीं हो पा रही, तो देन इट मीन्स कि एक रिस्क है, शायद कंपनी उस तरीके से जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से नहीं चल पा रही। ठीक है, उसके बाद जी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कौन सी है। वो मैं आपको एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट दिखाता हूँ। ठीक है, उसमें से हम देखते हैं कि कौन सी मैंडेटरी है, ताकि हम मतलब एक प्रैक्टिकल वे में
लेके चलें कि जो एनुअल रिपोर्ट में हम पब्लिश करते हैं वो हम अपने लॉ एंड रेगुलेशन से उसको वेट कर लेते हैं। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट में लाजमी नहीं है कि सारी चीज़ें आ रही हों, ठीक है, लेकिन हम साथ साथ लॉ को भी देख रहे हैं, तो मतलब कंप्लीटनेस जो है वो इंश्योर हो जाएगी। ठीक है, देखें जी, ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस है विद कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2019, ये रेगुलेशंस का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद जी रेगुलेशंस, देखें ये हम इस पर वन बाय वन पढ़ते हैं एक दफ़ा, लेकिन एक दफ़ा हम डायरेक्ट मैंडेटरी रेगुलेशंस के स्टेटस पे जाते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। वो देखें ये लिखी हुई है, वेर इज़ मैंडेटरी 14, लिखी होती हैं मैंडेटरी रेगुलेशंस भी। चले हम इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देख लेते हैं कि यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। ये रिव्यू रिपोर्ट है और ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस है, ये रेगुलेशन ये है। वी कंफर्म दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स, अब देखें ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस जो है ना ये कंपनी बनाती है, ठीक है, और इसके ऊपर जो रिव्यू रिपोर्ट देती हैं ये ऑडिटर्स देते हैं इसके। तो देखिए ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस देख रहे हैं जो कंपनी ने बनाई है, तो उसमें वो क्या कह रहे हैं, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वी कंफर्म दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेगुलेशंस 3, 6, 7, 8, 27, 32, 33 एंड 36 हैव बीन कंप्लाइड। ठीक है, इन रेगुलेशंस का उसमें वो स्पेसिफिकली जिक्र कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये मैंडेटरी रेगुलेशंस है। तो हम इनको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। 3 क्या है, ये है कि नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, कि आपके जो डायरेक्टर्स होंगे ना कंपनी में, वो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कंपनीज एक्ट आपको अलाउ करता है वो होंगे। ठीक है, जैसे कि लिस्टेड कंपनी में कंपनीज एक्ट, प्राइवेट कंपनी में कहते हैं कि 2 हों, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में 3, और लिस्टेड कंपनी में कह रहे हैं कि 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करता है। तो एक लिस्टेड कंपनी में इतने 7 डायरेक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि हमने इसको भी फुलफ़िल किया है। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट है 6। 6 क्या है, 6 नंबर रेगुलेशंस ये है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कि वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक स्ट्रक्चर है उसमें से जो इंडिपेंडेंट होंगे। अब जो इंडिपेंडेंट है इसकी डेफिनेशन किधर, इसकी कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है। वो डेफिनेशन है कि वो कंपनी को एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, पिछले 3 सालों में एम्प्लॉय ना हो, ठीक है, वो जस्ट मीटिंग फ़ी ले रहे हों, उसका कोई कंपनी में इंटरेस्ट ना हो, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट डिसीजंस जो हैं उनमें कंपनी की हेल्प आउट कर सके। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इट इज़ मैंडेटरी दैट ईच लिस्टेड कंपनी शेल हैव एट लीस्ट 2 और 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड विच एवर इज हायर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, कम से कम 2 या 3 इनमें से जो भी हायर हो, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड और 2। ठीक है, जैसे कंपनी 7 डायरेक्टर्स हैं तो देखिए एक 2 है, लेकिन अगर 7 को हम 7 का 1/3 लें तो वो 2.33 आता है। ठीक है, तो इनमें से हायर क्या हुआ, 2.33। ठीक है, तो आपने कम, अब देखें ना, हाफ तो कोई भी नहीं हो सकता, आपने या तो उसको 2 डायरेक्टर्स देने हैं या 3। अगर आप 3 दे रहे हैं तो आपको कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट है कि आपने स्टैंडर्ड की रेगुलेशंस को, मतलब एक रेगुलेशंस को फुलफ़िल किया है। लेकिन अगर आप 2 दे रहे हैं तो आपको एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि जो 2 डायरेक्टर्स हैं ना, वो हमने 3 इसलिए नहीं दिए क्योंकि जो 2 डायरेक्टर्स हैं उनके पास प्रॉपर मतलब सर्टिफिकेशंस है, ठीक है, एक्सपीरियंस है, उनकी क्वालिफ़िकेशन है। तो 2 मतलब बिल्कुल ठीक है, मतलब लाज़मी नहीं है कि 3 हो। मतलब आपने एक एक्सप्लेन कर देना है कि हमने जो फ्रैक्शन है उसको राउंड अप नहीं किया, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एग्जिस्टिंग है दे हैव रिक्विजिट क्वालिफ़िकेशन, सर्टिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। ठीक है जी, ये आपकी 6 नंबर रेगुलेशंस होगी। उसके बाद इस 6 में ये, इट इज़ मैंडेटरी दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल सबमिट हिज कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन टू द कंपनी। अब वो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, जब भी सिलेक्ट होता है तो मोस्टली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैं आपको बता दूं कि वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं ना, उधर से सिलेक्ट हो रहे होते हैं। डाटा बैंक एक मेंटेन हो रहा होता है कि जिसमें डायरेक्टर्स जो हैं वो अपनी सर्टिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं और अपना नाम इंस्टीट्यूट को भिजवा देते हैं कि कोई भी लिस्टेड कंपनी अगर हमें अपॉइंट करना चाहे तो हम वी आर अवेलेबल।
ठीक है, अब उसकी फीस होती है। तो अब लिस्टेड कंपनी जब भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रही होती हैं तो वो उस डाटा बैंक को भी जो है फॉलो करती हैं और देख लेती हैं कि उसमें कौन से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनका एक्सपीरियंस हमारी इंडस्ट्री से रेलिवेंट है, हमारी बिजनेस से रेलिवेंट है, तो लिहाजा वो उनको उधर से देखकर अपॉइंट कर रही होती हैं। तो इस केस में डायरेक्टर अपना एक कंसेंट देता है कि मैं एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और वो ये कहते हैं कि मतलब मैं कंपनी में किसी भी मामले में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, जस्ट मीटिंग फी विड्रॉ करूँगा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस तरह की डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं। उसके बाद है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नंबर 7 है फीमेल डायरेक्टर, ठीक है, कि कंपनी की कम से कम बोर्ड पे एक फीमेल डायरेक्टर होना ज़रूरी है, ठीक है। फीमेल डायरेक्टर व्हेन इट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ करंट टर्म। आफ्टर द एक्सपायरी ये जब स्टैंडर्ड ये रेगुलेशंस आई थी ना, तो उस टाइम जो बोर्ड पे पहले लोग थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप उसको रिकॉन्स्टिट्यूट ना करें, लेकिन अब फिलहाल इसको ऐसे चलता दे चल, तब 2019 में आई थी, लेकिन अब जैसे ही कोई नया बोर्ड आपका बनेगा ना, तो उसमें आपने सारी रेगुलेशंस को अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब उस टाइम अगर उनके फीमेल डायरेक्टर नहीं थी, लेकिन जब जैसे ही कोई नया बोर्ड 2020 में जाके बनता है तो उनको फीमेल डायरेक्टर लाजमी अपॉइंट करना थी। उसके बाद है 8 नंबर रेगुलेशंस। 8 क्या है ये? एग्जेक्टिव डायरेक्टर, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बता दिया कि 2 आर एट लीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड विच एवर इज हायर। दूसरा है एग्जेक्टिव डायरेक्टर। इट इज़ मैंडेटरी दैट एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर शेल नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द बोर्ड, ठीक है। इंक्लूडिंग CEO 1/3 ऑफ द बोर्ड से ज़्यादा एग्जेक्टिव डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखें एग्जेक्टिव डायरेक्टर ठीक है, उनको काम ज़्यादा, एग्जेक्टिव डायरेक्टर वही होते हैं ना कि जो कि डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है, एंड दे आर मोर रिलेटेड टू द बिजनेस। लेकिन अब देखें उनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का भी होना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड की रिक्वायरमेंट है कि बोर्ड जो है वो डाइवर्सिटी हो, ठीक है, वर्सटाइल हो, उसमें डिफरेंट जो है एस्पेक्ट से लोग इन्वॉल्व हों, ताकि अब जस्ट वो बिजनेस पे ही काम ना करें, वो ये भी देख रहे हों कि इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, इसका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। कल को हमें कोई नोटिस आ जाता है या कुछ इस तरह के मामला ओरिजिनेट होते हैं जिससे कि कंपनी को कॉल इन क्वेश्चन कर लिया जाए, तो हम कैसे कहेंगे कि वी वर्क फॉर सस्टेनेबिलिटी, वी वर्क फॉर सोसाइटी, ठीक है। मतलब लाजमी नहीं कि जस्ट बिजनेस को देखें, अदर देन जो बिजनेस आइटम्स हैं, जो बिजनेस एस्पेक्ट्स हैं, उनको भी देखना चाहिए, ठीक है। और ये तभी देखते हैं कि जब एक बोर्ड पे मतलब एक डिफरेंट लोग, डाइवर्सिटी, वर्सटाइल लोग जो हैं वो बैठे हों, ठीक है। तो ये 8वीं रिक्वायरमेंट थी कि एग्जेक्टिव डायरेक्टर 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब कम हो, कितने भी हों, बेशक एक भी एग्जेक्टिव डायरेक्टर ना हो, लेकिन खैर ऐसे होता तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इधर मोर देन की रिक्वायरमेंट है कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की थे ना कि एट लीस्ट कि कम से कम 2 हो या 1/3 हो, अब बेशक 4 भी हो जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद एग्जेक्टिव डायरेक्टर की इसने डेफिनेशन दे दी कि एग्जेक्टिव डायरेक्टर मीन अ डायरेक्टर हु डिवोट्स द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ हिज टाइम टू द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी वेदर पेड और नॉट, ठीक है। अगली है जी 8वीं होगी, नेक्स्ट है 27। 27 इज जस्ट बेसिकली रिलेटिंग टू द ऑडिट कमेटी से रिलेटेड है कि जो बोर्ड होगा उस पर जो उसके मेंबर्स में से एक ऑडिट कमेटी भी बनाई जाएगी, ठीक है, जो क्या देखेगी, ओवरऑल कंपनी की रिस्क स्ट्रक्चर को देखेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे, ठीक है। उसकी कंपोजिशन होगी कि द बोर्ड शैल एस्टेब्लिश एन ऑडिट कमेटी एट लीस्ट 3 मेंबर्स, कम से कम 3, और मोस्टली नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर एंड एट लीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब देखिए जो नंबर्स और जो चीज़ें लिखी हुई ना स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस में, ऑडिटर्स ने जो देखनी होती हैं वो यही चीज़ें देखनी होती हैं कि रेगुलेशंस मुझे ये कह रही हैं कि 3 नंबर होने चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नॉन एग्जेक्टिव होने चाहिए। तो मैं क्या देखें, जैसे इन्होंने ये दी हुई है अपने एक बोर्ड का स्ट्रक्चर ट्रीट बैटरी लिमिटेड ने कि ये हमारा बोर्ड है, ठीक है। अब नीचे उन्होंने ऑडिट कमेटी की वो भी कंपोजिशन दी, तो देखें क्या जो मेंबर दिए हुए हैं ये मेंबर एज पर रेगुलेशंस ही हैं। मतलब इन मेंबर में जैसे देखें ऑडिट कमेटी में लिखा हुआ है कि ज़्यादा मेंबर्स हों नॉन एग्जेक्टिव, एक मेंबर इंडिपेंडेंट होना चाहिए और जो चेयरमैन हो वो भी इंडिपेंडेंट हो, ठीक है।
और कम से कम एक मेंबर फाइनेंशियली लिटरेट मतलब उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नाव हाव होनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि देखिए ऑडिट कमेटी का मोस्टली जो पर्पस है वो यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना, ठीक है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर को, रिस्क को देखना, ठीक है। तो जब वो उस फील्ड से रिलेटेड होंगे तो ही वो उसको बेहतर तरीके से देख सकेंगे, ठीक है। तो ऑडिटर्स ने यही चीज़ें देखनी होती हैं कि क्या एज पर रेगुलेशंस कमेटीज़ की कंपोजिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन है, ठीक। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या कंपनी ने उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी है। अगर वो भी नहीं दी तो फिर ऑडिटर्स अपने रिपोर्ट में इन मैंडेटरी रेगुलेशंस के नीचे मतलब लिखेंगे कि ये रेगुलेशन है, उसका रेफरेंस नंबर और इसकी ये असल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लेकिन कंपनी ने इसको फुलफिल नहीं किया, ठीक है, तो नॉन कंप्लायंस को वो रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब फाइनेंशियली लिटरेट का मतलब उन्होंने बता दिया कि ऐसा मेंबर जो कि किसी भी रिकग्नाइज बॉडी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट से हो, ठीक है, या एटलीस्ट उसका 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो एज ऑडिट कमेटी मेंबर, या 20 ईयर का सीनियर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो ओवरसीइंग फाइनेंशियल ऑडिट रिलेटेड मैटर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखती हैं। इट इज़ मैंडेटरी दैट मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल बी हेल्ड एज पर फॉलोइंग रिक्वायरमेंट के एटलीस्ट वंस एवरी क्वार्टर, कि हर साल में मतलब उन्होंने 4 दफ़ा लाजमी मीटिंग करनी है, ठीक है। अगर वो नहीं करते तो नॉन कंप्लायंस है क्योंकि मैंडेटरी रेगुलेशंस के उसमें आ रहा है। अ मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी शैल बी हेल्ड इफ रिक्वेस्टेड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर्स, अगर एक्सटर्नल ऑडिटर, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी कहें तो भी मीटिंग हो सकती है, ठीक है। द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट रिप्रेजेंटेड बाय इंगेजमेंट पार्टनर इन एब्सेंस, ये भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जब मीटिंग हो रही होती है तो वो एक दफ़ा एक्सटर्नल ऑडिटर्स को बिठा लेते हैं डायरेक्टर्स, ठीक है, और हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट्स और ऑडिट कमेटी जो है ना उनसे क्वेश्चंस कर लेती मतलब एक इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि कुछ लोग शायद हो सकता है आपके जानने वाले हों या आप उनकी मौजूदगी में आप उस तरह से खुलकर बात ना कर सकें, ठीक है। तो ये भी एक रेगुलेशंस आपको अलाउ करती है कि आप इसको देख सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट CEO एंड द CFO शेल नॉट बी द मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी, ठीक है। अगर किसी कमेटी में मेंबर हैं तो ये सीधी सीधी नॉन कंप्लायंस है। देखिए ऑडिट कमेटी का लफ्ज़ का दूसरा जो मतलब है ना वो इंडिपेंडेंस है, ठीक है। अगर CEO जो कि ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहा है, आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट कमेटी की मीटिंग में भी वो कर देंगे तो इस इंडिपेंडेंस हिट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि देखें वो ऑपरेशंस को देख रहा है, लाजमी नहीं है कि हो सकता है कि वो ऑपरेशंस को मतलब कोई आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो या चीज़ें उस तरीके से ना चल रही हों और वो कहे कि बिल्कुल ठीक चल रहा है, मतलब वो अपने इंटरेस्ट के लिए वो कर सकता है। इसीलिए एक इंडिपेंडेंस को मद्देनज़र रखते हुए कहा गया है कि CEO और CFO को ऑडिट कमेटी का पार्ट नहीं होना चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी दैट बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी शैल डिटरमाइन दी टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑडिट कमेटी, ठीक है। TORs आपने डिसाइड करने हैं। मैंडेटरी दैट बोर्ड शैल प्रोवाइड एडिक्वेट रिसोर्सेज एंड अथॉरिटी टू द ऑडिट कमेटी, ठीक है। ऑडिट कमेटी की ड्यूटीज़ लिखी क्या हैं जी। डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट मेजर टू सेफ गार्ड कंपनीज एसेट, रिव्यू ऑफ एनुअल एंड इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कुछ जजमेंट्स के जो एरियाज हैं उनको देखना। रिव्यू ऑफ प्रीलिमिनरी अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट प्रायर टू एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड पब्लिकेशंस, कि जब भी लिस्टेड कंपनी कोई अपनी रिजल्ट्स वगैरह को पब्लिश कर रही हो तो सबसे पहले ऑडिट कमेटी उसको रिव्यू कर ले, देख लें, ठीक है, क्योंकि उन्हें चीज़ों का ज़्यादा आइडिया होता है। दूसरे एक तो फाइनेंशियली लिटरेट हैं, ठीक है, नॉन एग्जेक्टिव्स हैं, तो वो चीज़ों को ना सिर्फ फाइनेंशियल एंगल से बल्कि नॉन फाइनेंशियल एंगल से भी देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारा एक लिस्ट है कि आप ऑडिट कमेटी की क्या क्या TORs में शामिल होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ मैंडेटरी दैट सेक्रेटरी ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल सर्कुलेट मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमेटी टू ऑल मेंबर डायरेक्टर्स हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, ठीक है। तो जो सेक्रेटरी होता है वही कंपनी सेक्रेटरी, वही ऑडिट कमेटी का भी सेक्रेटरी एज ए काम कर रहा होता है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेयर देयर इज नॉट प्रैक्टिकेबल द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल कम्युनिकेट अ सिनॉप्सिस ऑफ द प्रोसीडिंग, ठीक है। कि अगर जो सेक्रेटरी है वो बिजी था या किसी वजह से अवेलेबल नहीं था तो जो चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी है ना वो एक मीटिंग की साइनॉप्सिस बना के मतलब मेन उसका क्रक्स बना के पॉइंट्स बना के वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सर्कुलेट कर देंगे। 27 उसके बाद है 32 मैंडेटरी। 32 क्या है जी, टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट, ठीक है। इसमें यही लिखा कि एक्सटर्नल ऑडिट फॉर्म जो लिस्टेड कंपनी ने एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट करने हैं वो फॉर्म भी हो सकती है, ठीक है, वो कोई सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, वो कम जो ICAP का QCR का रिव्यू प्रोग्राम है
उनसे गुजर चुके हो, मतलब QCR रेटिंग वाली फॉर्म आपने रखनी है, ठीक है, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड से रजिस्टर्ड हो, ये इस तरह की चीज़ें आपने इस तरह के ऑडिटर्स रखने, क्योंकि देखें जब इस तरह के फॉर्मल प्रोसीडिंग से एक फर्म गुजर जाती है ना, तो उसके जो क्वालिटी कंट्रोल है, ठीक है, उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, दे आर वेरी वेल डिफाइंड, ठीक है, तो जो कि एक लिस्टेड कंपनी जिसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है, ठीक है, तो उसके लिए वो दे आर मोर सुटेबल देन अ स्मॉल साइज फर्म. It is mandatory that no company shall appoint as external auditor a firm of auditor which or a partner of which is non-compliant with the IFAC. ठीक है, जिसका पार्टनर IFAC की रेगुलेशन से नॉन कंप्लायंट है तो वो अपॉइंट नहीं करेंगे. इट इज़ मैंडेटरी दैट द बोर्ड ऑफ कंपनी शैल रिकमेंड अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट फॉर IER. ऑडिट कमेटी जो है ना वो रिकमेंड करती है एक्सटर्नल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को, उसकी रेम्यूनरेशन को, ठीक है, और डायरेक्ट जो शेयर होल्डर्स वगैरह जो हैं वो इसको अडोप्ट करते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, ठीक है. अगर डायरेक्टर्स उसको लिखा है एज सजेस्टेड बाय द ऑडिट कमेटी एंड सच रिकमेंडेशन शैल बी इंक्लूडेड इन द डायरेक्टर रिपोर्ट. ठीक है, इन केस ऑफ अ रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर द रीजन ऑफ द सेम शैल बी इंक्लूडेड. ठीक है, कि अगर आप एक रिटायरिंग देखें ऑडिटर्स जो हैं हर AGM पे रिटायर हो जाते हैं, तो वो दोबारा रीअपॉइंट के अहल होते हैं अगर ऑडिट कमेटी उनको रिकमेंड कर दे कि ठीक है यही ऑडिटर्स चलेंगे. लेकिन अगर कोई अदर देन ऑडिटर्स एग्जिस्टिंग ऑडिटर आप अपॉइंट करेंगे तो आपने एक्सप्लेनेशन देनी है कि क्यों वो करने जा रहे हैं. ठीक है, हो सकता है कि आपकी एक कंपनी की पॉलिसी हो कि 5 साल तक एक ऑडिटर्स रखने हैं, उसके बाद क्योंकि ऑडिटर्स देखें फेमिलियर हो जाते हैं तो हमें कोई एक नए ऑडिटर्स लेके आएंगे ताकि इंडिपेंडेंस जो है वो बरकरार रहे. ठीक है, तो आपने इस तरह की एक्सप्लेनेशंस देनी है. इट इज़ मैंडेटरी दैट नो पब्लिक कंपनी नो कंपनी शैल अपॉइंट इट्स एक्सटर्नल ऑडिटर टू प्रोवाइड सर्विसेज. ठीक है, जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं वो फिर आपको सर्विसेज नहीं देंगे जो अदर देन मैंशनड इन दी, मतलब जो कि स्पेसिफिकली स्टैंड कहता है कि आपने नहीं देनी वो सर्विस, फिर वो नहीं देंगे. जैसे कि देखें कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं, अगर वो आपके अकाउंट्स भी बना के दे रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करके दे रहे हैं, तो इंडिपेंडेंस सेट हो रही है, तो आपने इस तरह की सर्विसेज फिर उनसे नहीं लेनी. ठीक है, आप अपनी जो अकाउंटिंग जो टीम है उसको आउटसोर्स करते हैं, लेकिन इट शुड बी सम अदर फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सम अप्रोप्रिएट बॉडी. It is mandatory that company shall ensure that auditor do not perform management functions. ठीक है, ऑडिटर्स ने कोई मैनेजमेंट फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर देने. ये नहीं कहना कि आप इस तरह डिसीजन करें, ये करें, वो करें. हमारा काम जस्ट ऑडिट करना है, भैया आपका काम आप ऑडिट पे फोकस करें. इट इज़ मैंडेटरी दैट नो कंपनी शैल अपॉइंट अ पर्सन एज एक्सटर्नल ऑडिटर a person involved in the audit of a company who is a close relative, spouse, parent, dependent, non-dependent of the CEO, CFO and head of internal audit or the company secretary और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. ठीक है, मतलब ऑडिटर्स ये ना हो कि एक डायरेक्टर है उसने कहा कि यार जो मेरे जो है ना वाले साहब हैं वो माशाल्लाह फॉर्म चला रहे हैं, ठीक है, आप उनको अपॉइंट कर लें, या जो मेरे स्पाउस हैं आप उनको अपॉइंट कर लें. ठीक है, तो इसमें नहीं हो सकता. ठीक है, तो आपने ऑडिटर्स अपॉइंट करते हुए इन चीज़ों का भी जो है ध्यान रखना है. इट इज़ मैंडेटरी दैट एवरी कंपनी रिक्वायर द एक्सटर्नल ऑडिटर टू फर्म. देखिए अब ध्यान रखना, आप तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस जो है ना वो देख रहे हैं. अब आपको अगर पता चलता है कि ये फॉर्म है, ऑडिट फॉर्म है, ये फ़लाँ जो डायरेक्टर है ना कंपनी का वो रिलेटिव बन रहा है, तो ये एक नॉन कंप्लायंस है. तो इसलिए कंपनीज जो है ना बड़ी सोच समझ के ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट और इस तरह के फैसले कर रही होती हैं. ठीक है, उसके बाद 33 है जी रेगुलेशन मैंडेटरी. 33 की है रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, कि आपने ऑडिटर्स को ना एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद रोटेट करना है. कि लिस्टेड कंपनी के केस में 5 ईयर्स हैं. ठीक है, कि आपने कंपनी ऑडिटर्स को रोटेट कर देना है. अगर कोई सोल प्रोप्राइटर आपको ऑडिट करता था, ठीक है, तो आपने उसको रोटेट कर देना है, कोई नई फॉर्म ले आनी है. लेकिन अगर वो पहले से कोई फॉर्म थी तो आपने कम अज़ कम पार्टनर्स ज़रूर रोटेट कर देने हैं. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट company institution engaged in the business of providing financial services shall appoint the same firm of audit to conduct of their audit of their accounts. ठीक है, मतलब फाइनेंशियल कंपनी के केस में आपने फॉर्म ही रोटेट करनी है. इसमें मतलब ये नहीं है कि लेट्स सपोज मेरे जो यूसुफ आदिल करती थी पहले, ठीक है, अब मैंने राना उस्मान साहब 5 साल ऑडिट किया, उसके बाद जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनके थ्रू ऑडिट करवा लें. नहीं, आपने पूरी फॉर्म एक दफ़ा फॉर द टाइम बिंग रोटेट करनी है. ठीक है, तो इसीलिए जितने भी बैंक्स हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर के क्लाइंट्स हैं वो बिग फोर्स के पास या जो बड़ी फर्म्स हैं उन्हीं के पास जो है ना वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं कि 5 साल उसने ऑडिट किया, अब नेक्स्ट 5 ईयर्स वो करेंगे वो करेंगे. ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट्स हैं.
ठीक है। फॉर फाइनेंशियल सेक्टर फॉर दिस पर्सन मीन्स बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, मुदारबाज वगैरह, ये सारी चीज़ें। इट इज़ मैंडेटरी दैट ऑल लिस्टेड कंपनी अदर दैन दोज इन द फाइनेंशियल सेक्टर शेल एट मिनिमम रोटेट द इंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है, अदर देन फाइनेंशियल सेक्टर कम अज़ कम उन्होंने इंगेजमेंट पार्टनर ज़रूर रोटेट करना है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ ऑडिट फ्रॉम इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप देन, ठीक है, अगर वो अकेला बंदा फर्म को चला रहे हैं, अकेला ही एक ही पार्टनर है, तो फिर तो फर्म ही रोटेट होगी ना 5 सालों के बाद। ठीक है जी, ये 33 हो गई। उसके बाद है जी एंड 36 बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस के बारे में बताती है। किधर चली गई, ये रही 36। इट इज़ मैंडेटरी दैट कंपनी शैल पब्लिश एंड सर्कुलेट अ स्टेटमेंट एज गिवन अंडर एनेक्जर ए, कि कंपनी ने पब्लिश करनी है, सर्कुलेट करनी है स्टेटमेंट अलोंग विद देयर एनुअल रिपोर्ट टू सेट आउट द स्टेटस ऑफ द कंप्लायंस। ठीक है, अपनी एनुअल रिपोर्ट के साथ, जैसे इन्होंने ये पब्लिश की हुई है अपनी एनुअल रिपोर्ट के साथ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किधर से ली है, ये एनेक्जर ए से ली है। एनेक्जर ए किधर है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एनेक्जर ए, देखें ये वही सारी चीज़ें जो मतलब बेसिकली एक स्पेसिमन है, और आपने इसको इधर फिल कर दिया है अपने अपने बोर्ड के स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपनी पे जो एप्लीकेबल चीज़ें हैं उनके हिसाब से। ठीक है, तो ये स्पेसिमन है इसका। तो 36 सही है कि आपने एज पर एनेक्जर ए स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस बनानी है। इट इज़ मैंडेटरी दैट कंपनी, ठीक है आपने बना ली, शेल इंश्योर दैट स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस इज रिव्यूड एंड सर्टिफाइड बाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने इसको रिव्यू किया है, सर्टिफाई वो किस तरह करते हैं, रिव्यू कर लिया, ठीक है, सर्टिफाइड में वो अपनी रिपोर्ट दे रहे होते हैं। ठीक है, साइंस टाइम पे एज per relevant regulations specified by the Commission. It is mandatory that statutory auditors of the company shall highlight any non-compliance with these regulation in their report. ठीक है, अगर कोई नॉन कंप्लायंस है तो वो उसको हाईलाइट करेंगे। तो जी ये इसकी पूरा एक ओवरऑल जो स्कोप है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया कि जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस है वो बेसिकली एनेक्जर ए के मुताबिक है। जो रिव्यू रिपोर्ट है वो आई कैप की गाइडलाइंस हैं, सॉरी आई कैप ने एक स्पेसिमन दिया उसके मुताबिक होती हैं। ठीक है, बाकी उसकी कंटेंट क्या होंगे, उसकी हमने कैसे इंश्योर करना है कि वो लॉज के मुताबिक है, वो मैंने आपको मैंडेटरी रेगुलेशन सारी बता दी हैं। ठीक है, अब हम इसको जो नॉन मैंडेटरी हैं वो भी देख लेते हैं। अभी मेरे पास अजान हो रही है, तो इसलिए हम सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक करते हैं, इंशाल्लाह जल्द इसको रिज्यूम करते हैं।
जी, आफ्टर अजान एज वी डिस्कस मैंडेटरी रेगुलेशंस, देन नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स नॉन मैंडेटरी, या एक ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डाइवर्सिटी इन द बोर्ड होना चाहिए। द बोर्ड शेल कंप्राइज ऑफ मेंबर हैविंग अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ कोर competencies, diversity, requisite skill, knowledge, experience, and fulfill any other criteria as deemed relevant in the context of the company's operations, ठीक है। बोर्ड पे एक डाइवर्सिटी हो, ठीक है, जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड वो कंपनी है मोस्टली उसके पास जो लोग हों उसी इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस रखने वाले हों, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन बाय माइनॉरिटी शेयर होल्डर, लाजमी नहीं है कि कंपनी पे सारे मेजोरिटी शेयर होल्डर्स ही हों, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट करने की या इस तरह की जो सहूलतें फराहम की गई हैं, ठीक है। द लिस्टेड कंपनी शैल अनेक्ट टू द नोटिस इशूड अंडर 159, ठीक है, कि जब इलेक्शंस होता है डायरेक्टर्स का तो वो एक नोटिस इशू करती हैं, नेक्स्ट करती हैं कि जो भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं वो किसी भी अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर में से कैंडिडेट्स को अपॉइंट कर सकते हैं कि जो उनके बिहाफ पे इलेक्शन लड़ सके, ठीक है। इन्फॉर्मेशन वगैरह देती हैं, सारा कुछ ये चीज़ें वो बता रही होती हैं ताकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको भी बोर्ड पे अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन दी जा सके। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, इट इज़ मैन, ये तो हमने पढ़ लिया खैर। उसके बाद है फीमेल डायरेक्टर के बाद है वोटिंग इन सेपरेट कैटेगरीज फॉर फीमेल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ये एक नई रेगुलेशन आई है 7A, ये कहती हैं कि जब आपने मतलब 7 जुलाई 2023 को इंसर्ट हुई है कि जब फीमेल डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होनी है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का इलेक्शन होना है तो वो सेपरेट कैटेगरी में होना चाहिए, ठीक है। सेपरेट कैटेगरी से बात होती है कि इनके जो इलेक्शन जो कॉन्टेस्ट करेंगे वो दे विल कॉन्टेस्ट इन सेपरेट कैटेगरी। चार्जर लगा लूँ। अच्छा जी, उसके बाद है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी पढ़ ली। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, द चेयरमैन एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ कंपनी वट एवर नेम कॉल्ड शेल नॉट बी द सेम पर्सन, ठीक है। CEO और जो चेयरमैन है वो सेम पर्सन नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह इसी से मिलती जुलती एक रिक्वायरमेंट आएगी कि जो कंपनी सेक्रेटरी है और जो CFO है दे शुड नॉट बी सेम पर्सन। अगर हैं तो इट्स अ नॉन कंप्लायंस,
आपने इसको रिवॉर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या इंश्योर करना है कि विजन एंड मिशन स्टेटमेंट देनी है, एक फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कंपनी का, ठीक है। एडुकेट सिस्टम एंड कंट्रोल्स होने चाहिए, ठीक है। जो सिस्टम ऑफ कंट्रोल है वो शुड बी साउंड होना चाहिए, मतलब प्रॉपरली जो चीज़ें हैं एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर एनुअल इवेल्युएशन ऑफ बोर्ड्स ओवन परफॉर्मेंस, ठीक है। द बोर्ड शैल इंश्योर दैट कंप्लीट record of particulars of the significant policies along with their date approval updating is mandated by maintained by the company, ठीक है। प्रॉपर जो सिग्निफिकेंट पॉलिसीज़ हैं वो क्या हो सकती हैं, लेट्स सपोज कि कंपनी की जो मतलब रिस्क पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी हो, ठीक है। और भी कंपनी की प्रॉपर विजन एंड मिशन स्टेटमेंट हो, या कंपनी की जो ऑडिट कमेटी से रिलेटेड इनकी पॉलिसीज़ हैं, TORs हैं, वो प्रॉपरली अपडेट होने चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कंपनी ने मेंटेन की हों, और ना सिर्फ मेंटेन की हों बल्कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी हो रही हों, ठीक है। दी सिग्निफिकेंट पॉलिसी में इंक्लूड क्या, गवर्नेंस ऑफ रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल मेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। परमिजिबल फी फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है। कम्युनिकेशन पॉलिसी, इन्वेस्टर शेयर होल्डर रिलेशंस, मार्केटिंग की होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड डिस्काउंट टू कस्टमर, राइट ऑफ बैड डेट, डाउटफुल डेट्स, ठीक है। सेल ऑफ लीज ऑफ एसेट, डेट कवरेज, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि कंपनी ने सारी पॉलिसी बनानी होती हैं, ठीक है। मतलब देखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर पॉलिसीज़ बिल्कुल ठीक हैं एंड दे आर अप टू द मार्क, अप टू द स्टैंडर्ड, देन इट मीन्स द कंपनी इज गोइंग वेल, ठीक है। या मतलब सबसे पहला जो मुश्किल काम होता है ना वो लॉ मतलब आइन डिफाइन करना ही होता है, ठीक है। आइन डिफाइन हो जाते हैं, लॉस बन जाते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आल्सो देयर इन्फोर्समेंट। लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट है, मतलब जो इनिशियल पॉइंट है वो है कि पॉलिसीज का होना, ठीक है, लॉ का होना। उसको फिर इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये सेकंड स्टेप है। अगर लॉ ही नहीं है, पॉलिसीज ही नहीं है, तो फिर किस तरह से कंपनी जो है वो प्रमोट हो सकती है। तो इसीलिए रेगुलेशंस कहती हैं कि ये सारी पॉलिसीज़ प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी टू सेफगार्ड द राइट एंड वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज़, ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा, एक ये नई ऐड हुई थी 10A, रोल ऑफ द बोर्ड एंड इट्स मेंबर टू एड्रेस सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। आपको पता है कि आजकल मतलब कमिंग जो डेज़ हैं इनमें जो सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ है ना, ये बहुत बड़ा मतलब एक टॉपिक बने जा रहा है। इस पे स्टैंडर्ड्स इशू हो रहे हैं, ठीक है। आपको पता है सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स ये रिक्वायरमेंट आ गए हैं S1 और S2। तो उन्होंने SECP ने इसमें भी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी ये रेगुलेशन 10A ऐड कर दी है कि आपने इसको जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सस्टेनेबिलिटी रिस्क वगैरह को भी अपनी ड्यूटीज़ में इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। द बोर्ड इज़ आल्सो इनकरेज टू अडॉप्ट SECP ESG डिस्क्लोजर। SECP ने इकोनॉमिक, सोशल एंड गवर्नेंस के नाम से गाइडलाइंस इशू की हैं, तो बोर्ड को वो भी अडॉप्ट करनी है, ठीक है। द बोर्ड इंश्योर दैट पॉलिसी टू प्रमोट डाइवर्सिटी, एक्विटी एंड इंक्लूजन DE&I आर इन प्लेस टू इनकरेज जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, जेंडर इक्वलिटी एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन ऑन द बोर्ड। तो ये सारी चीज़ें मतलब देखिए एक नॉन फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स हैं इनके, ठीक है। लेकिन ये जो इसेंस है, जो ट्रू स्पिरिट ऑफ द बोर्ड है वो यही है। The board take appropriate measure to proactively understand and address the principal as well as emerging sustainability risk, कि कंपनी को क्या रिस्क हैं बिजनेस से रिलेटेड, सस्टेनेबिलिटी, और कंपनी उसको उनको लेकर क्या मेजर्स ले रही है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सारी जो है ना बोर्ड ने डिसाइड करनी है, ठीक है। तो ये आप चीज़ें पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। एक ऑडिटर्स के उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि क्या जो रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट है बोर्ड ने उसको फुलफ़िल किया है, या उनकी उससे रिलेटेड क्या अप्रोच है, ठीक है, क्या माइंडसेट है। लाजमी नहीं है कि ठीक है ये नई रिक्वायरमेंट जैसे आई थी, लाजमी नहीं, जून में आई थिंक
कि जो 30 जून की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस टाइम तक बोर्ड ने ये पॉलिसीज़ बना ली हो, कर लिया हो, लेकिन ये इससे पता चल जाता है कि क्या बोर्ड इनको लेके सीरियस है, बोर्ड इस पर काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें उधर से ही इवेलुएट हो जाती हैं। ठीक है। एजेंडा एंड डिस्कशन ऑफ द मीटिंग शैल सेट, चेयरमैन शैल सेट एजेंडा ऑफ द मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग करेंगे चेयरमैन उनका एजेंडा सेट करेगा। ठीक है। All written notice relevant material including agenda of the meeting shall be circulated at least 7 days। अब इस रेगुलेशन में जो चीज़ें लिखी हुई ना लॉ से रिलेटेड वो मोस्टली दे आर इन कंप्लायंस विद द कंपनीज एक्ट। ठीक है, वो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट भी है। उसके बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग, द चेयरमैन शैल इंश्योर दैट मिनट्स ऑफ द मीटिंग of the board are kept in accordance with the requirement of section 178 and 179 of the act। ठीक है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग रखनी, वो उसमें ये लिखा है कि आपने कितने साल तक रखना है, किन किन को सर्कुलेट करना है। ठीक है, हार्ड फॉर्म में कितने अरसे तक रखना है, सॉफ्ट फॉर्म में कब तक रखना है, तो ये सारी चीज़ें। द कंपनी सेक्रेटरी शैल बी सेक्रेटरी टू द बोर्ड वेयर अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज ऑफ द व्यू दैट हिज dissenting note has not been satisfactorily recorded in the minutes of the meeting, the matter may be referred to the company secretary for appending such note to the minutes, and where the company secretary failed to do so, the director may file an objection with the commission in the form of statement to the effect within 30 days of the date of the confirmation of the minutes of the meeting। इसमें यह है कि मीटिंग हो रही थी, ठीक है, सब डायरेक्टर्स ने एक डिसीजन को वेट किया, उन्होंने एग्री किया, लेकिन एक जो डायरेक्टर साहबान थे उन्होंने कहा कि नहीं, एक जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने कहा कि नहीं, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो वो उन्होंने उससे डिसएग्री किया, तो अपना डाइसेंटिंग नोट जो है ना, कंपनीज जो सेक्रेटरी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग अप्रूव हुए हैं उनके साथ उन डायरेक्टर्स का एक डाइसेंटिंग नोट भी अटैच करें। अगर वो कर देता है तो ठीक है, नहीं करता तो डायरेक्टर के पास एक राइट है कि वो कमीशन को ऑब्जेक्शन फाइल करे, कहें कि देखिए मैंने ये डिसीजन जो था इसमें अपना डाइसेंटिंग नोट दिया है, तो आप ये अपने पास नोट कर लें, क्योंकि कल को जो भी डायरेक्टर्स ने जो डिसीजन लिया है उसकी बेस पे कल को कंपनी को कॉल इन क्वेश्चन कर लिया जाता है, लेट्स सपोज वो डिसीजन जो है ना वर्स हो गया, ठीक है, तो इस केस में वो डायरेक्टर्स की सेविंग है, वो कह सकते हैं कि देखिए मैंने पहले दिन ही इसको जो है वो डिसेंट किया था। Attendance at meeting, the CFO and company secretary or in their absence the nominee appointed by the board shall attend all the meeting of the board। ठीक है, provided that the CFO and company secretary shall not attend such part of the board meeting where agenda item relate to the consideration of their overall performance। ठीक है, CFO और कंपनी सेक्रेटरी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन जिधर एजेंडा आइटम हो उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, ठीक है, उनके काम से रिलेटेड, तो इस केस में उनको बाहर भेज दिया जाता है ताकि एक प्रॉपर हार्मनी क्रिएट रह सके। ठीक है, इशू टू बी प्लेस्ड बिफोर डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सिग्निफिकेंट इशू, जितने भी सिग्निफिकेंट इश्यूज हैं ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनको बोर्ड की वैल्यूएशन के लिए, बोर्ड के डिसीजन के लिए उनको प्रेजेंट करेगा। ठीक है, वो इशू क्या हो सकते हैं, एज सुन एज CEO ऑफिसर फॉर सी रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, ठीक है, उसको नज़र आए कि हम जो है ना ओब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे, पैसे वापस करने हैं बैंक के, ठीक है, या कोई टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स को इशू किए हुए हैं, ठीक है, उनकी मैच्योरिटी करीब आ गई है लेकिन पैसे नहीं है कंपनी के पास, कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने इन चीज़ों से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आगाह करना है। ठीक है, एनुअल बिजनेस प्लान शेयर करने हैं, कैश फ्लो फोरकास्ट शेयर करने हैं, ये कोई भी मैटर जो कंपनी से रिलेटेड है आपने उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है ना लाजमी इन लूप रखना है। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर्स की रिपोर्ट है, कोई फ्रॉड हुआ कंपनी में उसके रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें, मैनेजमेंट लेटर इशूड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर्स ने कोई मैनेजमेंट लेटर इशू किया जो कि मैनेजमेंट के लिए था, जिसमें आपको पता है कि वो डेफिशिएंसीज, इंटरनल कंट्रोल, उनकी रिकमेंडेशंस वगैरह दे रहे होते हैं, तो वो भी जो है ना बोर्ड की कंसिड्रेशन के लिए आपने उनको प्रेजेंट करना है। ठीक है, इन्वायरमेंट में कोई पोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, सस्टेनेबिलिटी के रिस्क हैं, गवर्नेंस के रिस्क हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने जो है ना बोर्ड को बतानी है। ठीक है, गुडविल के लिए हमने क्या पे किया, ब्रांड इक्विटी के लिए क्या पे किया, इंटेलेक्चुअल कोई प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, कोई लाइसेंस लिया है तो उसके लिए हम क्या पे करने जा रहे हैं, सारी चीज़ें बोर्ड की डिस्कशन में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई है वो प्रॉपरली जो है ना अप्रूव होनी चाहिए ऑडिट कमेटी से। डिटेल ऑफ ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन शैल बी प्लेस्ड पीरियडिकली बिफोर द ऑडिट कमेटी ऑफ द कंपनी एंड अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी द सेम शैल बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड फॉर रिव्यू एंड अप्रूवल।
provided that where the majority of the directors are interested in such transaction, the matter shall be placed before the general meeting of the for approval. ठीक है, अगर सारे डायरेक्टर्स एक मैटर में इन्वॉल्व हैं और वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो वो तो फिर अपने फ़ायदे के लिए इसको देखेंगे ना। तो इस केस में रेगुलेशंस आपसे रिक्वायर करती हैं कि इस तरह के मैटर्स को जनरल मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर की तनख्वाहों के लिए भी प्रॉपर एक फॉर्मल पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, और वो एज़ पर कंपनीज पॉलिसी होनी चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ रेम्यूनरेशन, नो डायरेक्टर शैल डिटरमाइन हिज ओन रेम्यूनरेशन, कोई बंदा अपनी रेम्यूनरेशन खुद नहीं डिसाइड कर सकता। ठीक है, आपने रेम्यूनरेशन डिसाइड करते हुए देखना है कि ये उसके लिए एनफ है। ठीक है, और वो वैल्यू ऐड कर रहा है उस वैल्यू से रिलेटेड है, उस एक हायर लेवल पे नहीं है। ठीक है, मतलब इस तरह नहीं है कि ना कि उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो या जो उसका एक व्यू पॉइंट है वो उससे हिट हो रहा हो। ठीक है, द प्रोसेस अडोप्टेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन शैल कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी जब बनती है अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल को जब सेट करते हैं तो उसमें ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन की क्या बेस होगी, तो उसी बेस पे वो डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन जो है ना दे रहे होते हैं। ठीक है, तमाम डायरेक्टर्स ने डायरेक्टर ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, ये एक रिक्वायरमेंट जब ये स्टैंडर्ड रेगुलेशंस आई थी तब उन्होंने एक ये टाइमलाइंस दी थी कि इस डेट तक हाफ ऑफ द बोर्ड जो है वो डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लें, उसके बाद 21 तक 75%, 22 तक तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ठीक है कंप्लीट करें। अब ये डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है, ये बेसिकली इंस्टीट्यूट्स करवा रहे होते हैं, जैसे ICAP भी करवाता है, SECP भी करवाते हैं और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैं वो भी करवाते हैं। ठीक है, और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, लम्स भी करवाती है। ठीक है, तो डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें डायरेक्टर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है, उनकी को गाइडलाइंस के बारे में जो रिसेंट डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स में आई होती हैं, ठीक है, प्रोफेशन में आई होती हैं, बिजनेस में आई होती हैं, उनके बारे में उनको अप टू डेट किया जाता है। ताकि क्योंकि देखें जितनी ज़्यादा वो वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, जितने ज़्यादा वो अप टू डेट होंगे, उतने ही बेहतर तरीके से दे कैन टेक पार्ट इन दी डिसीजन मेकिंग फॉर दी प्रॉपर एंड इफेक्टिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, अगर कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है तो उसके लिए 1 साल का टाइम पीरियड है कि वो विद इन 1 ईयर जो है ना वो अपनी जो डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड थी। उसके बाद CFO कंपनी सेक्रेटरी हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है कि CFO हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट कंपनी सेक्रेटरी इन सब की अपॉइंटमेंट जो है ना वो उनके अपॉइंटमेंट के कॉन्टैक्ट्स होंगे, बोर्ड इनको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, द रिमूवल ऑफ द CFO कंपनी सेक्रेटरी हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट शैल बी मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी क्वालिफिकेशन ऑफ CFO। क्वालिफिकेशन है CFO की, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज द CFO ऑफ द कंपनी अनलेस ही शी एट लीस्ट 3 years ऑफ मैनेजरियल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ऑडिट अकाउंटिंग। ठीक है, वो ICAP का मेंबर होना चाहिए या CMA का मेंबर हो, उसके पास उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है ना वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक CFO की रिक्वायरमेंट्स हैं अपॉइंटमेंट से पहले। इसके बाद इंटरनल ऑडिट की भी इसी तरह रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो CIA होना चाहिए, सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर हो, ICAP का या किसी बॉडी का मेंबर हो। ठीक है, उसके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी की भी जो है ना वो क्वालिफिकेशंस हैं और ये इसकी क्वालिफिकेशंस हैं। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज कंपनी सेक्रेटरी अनलेस द होल्ड द क्वालिफिकेशन एज स्टेपुलेटेड इन द रेगुलेशन बाय द कमीशन। आई थिंक जो कंपनी सेक्रेटरी के रेगुलेशंस हैं वो जो पब्लिक सेक्टर के रेगुलेशंस हैं ना उसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर की CCG होती है ना वो थोड़ा डिफरेंट होती है लिस्टेड कंपनी से, उसमें एनेक्जर्स और अपेंडिक्स होते हैं। ठीक है, वो फुलफिल करने होते हैं, लेकिन मोर और लेस चीज़ें इसी तरह रिकनसाइल होती हैं। लेकिन देखें ना पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट की जो है ना वो आ जाती है शेयर होल्डिंग, तो इस केस में गवर्नमेंट के एंगल से उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको कवर करना होता है। तो मोस्टली चीज़ें उसकी सेम है, चंद एक चीज़ें इनसे डिफरेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, financial statement endorsed by the CFO and Chief Executive Officer. The Chief Executive Officer and the CFO shall duly endorse the quarterly, half yearly and annual financial statement under their respective signature। ठीक है, और बोर्ड को प्रेजेंट करेंगे फॉर अप्रूवल। एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड CFO शैल हैव द
annual and interim financial statement both standalone and consolidated where applicable, initiated by the एक्सटर्नल ऑडिटर बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू ऑडिट कमेटी। ठीक है, जो सीईओ ने और सीएफओ ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी है ना बोर्ड को, तो वो ऐसे ही बस जस्ट प्रिंट लेके नहीं चले जाना, बल्कि उनको ऑडिटर से रिव्यू करवा के, अगर एनुअल है तो ऑडिट करवा के, अगर इंटरम है तो रिव्यू करवा के, उनकी इनिशियल्स करवा के बोर्ड को फिर देने हैं, ताकि देखें बोर्ड को भी कॉन्फिडेंस हो कि ये लोग वही मतलब नहीं है कि जिन्होंने मतलब जो रिस्पॉन्सिबल थे काम के और उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी है, बल्कि ये इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर्स ने भी देख ली हैं। ठीक है जी, ऑडिट कमेटी हमने पढ़ ली थी। उसके बाद है नॉमिनेशन कमेटी। नॉमिनेशन कमेटी यही है कि द बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूट अ सेपरेट कमेटी डेजिग्नेटेड एट द नॉमिनेशन कमेटी ऑफ सच नंबर एंड क्लास ऑफ डायरेक्टर एज इट मे डीम फिट। नॉमिनेशन कमेटी यही बताएंगे कि बोर्ड में अब ये चेंज होनी चाहिए, फ़लाँ को अपॉइंट कर दें, ये चेंज कर दें। ठीक है, इस तरह की चीज़ें बोर्ड को रिकमेंडेशन दे रही होती हैं, कीपिंग इन व्यू द स्ट्रक्चर साइड एंड कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। Risk Management Committee. The board may constitute the Risk Management Committee of such number and class of director as it may deem appropriate. ठीक है, the term of the reference of the audit committee may include the following: monitoring and review of all material control, financial, operational and compliance. ठीक है, तो जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है उसके ये TORs हैं। ठीक है, रिस्क मिटिगेशन मेजर आर रोबस्ट एंड इंटेग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज इंश्योर्ड, अप्रोप्रिएट एंड एक्सटेंट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ कंपनी रिस्क फ्रेमवर्क। तो ये सारे रिस्क मिटिगेशन के मेजर्स हैं। उसके बाद है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए लिस्टेड कंपनी में। ठीक है, एवरी कंपनी में द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट शेल फंक्शनली रिपोर्ट टू द ऑडिट कमेटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट टू द CFO। ठीक है, नो डायरेक्टर ऑन द बोर्ड शेल बी अपॉइंटेड इन एनी कैपेसिटी इन द इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर को नहीं अपॉइंट कर देना आपने इंटरनल ऑडिट फंक्शन में। उसके बाद है जी, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को जो है ना कंपनी आउटसोर्स भी कर सकती है। कोई एक ऐसी फर्म जो कि इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज दे रही है, आप उनको आउटसोर्स कर दें, लेकिन बस ये इंश्योर कर लें कि उसी फर्म को अपना एक्सटर्नल ऑडिटर ना अपॉइंट कर लें। ठीक है, और जितनी भी इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट होंगी वो आप एक्सटर्नल ऑडिट को प्रोवाइड करेंगे फॉर रिव्यू। द ऑडिटर शैल डिस्कस एनी मेजर फाइंडिंग इन रिलेशन टू द रिपोर्ट विद द ऑडिट कमेटी। ठीक है जी, उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिट मैंने आपको बता दिया, पढ़ लिया हमने ये भी। ठीक है, रोटेशन भी पढ़ लिया। उसके बाद डायरेक्टर्स रिपोर्ट है। द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी शैल बी पब्लिश एंड सर्कुलेटेड अलॉन्ग विद द डायरेक्टर्स रिव्यू ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट का भी पार्ट होती है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, और क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी पार्ट होती है। ठीक है, द डायरेक्टर रिपोर्ट शैल इंक्लूड फॉलोइंग: टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, कंपोजिशन, ठीक है, इंडिपेंडेंट कौन से हैं, नॉन एग्जेक्टिव कौन से हैं, तो ये उनकी कंपोजिशंस भी बता रहे होते हैं। ठीक है, द डायरेक्टर्स ऑन देयर रिपोर्ट टू द मेंबर शैल स्टेट द रेम्यूनरेशन पॉलिसी, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स की इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की पॉलिसी के बारे में बताएंगे कि हम उनको कैसे पे कर रहे हैं, क्योंकि देखें वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, वो नॉन एग्जेक्टिव हैं। ऐसा तो नहीं कि उनको इतने सारे पैसे दिए जा रहे हैं कि उनके जो डिसीजंस हैं वो हिट हो रहे हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस हिट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपने मेंबर्स को उस रिपोर्ट में बतानी होती है। ठीक है, उसके बाद कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एक नोट होता है कि रेम्यूनरेशन टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डायरेक्टर्स वगैरह, उसमें भी पता चल जाता है कि किसको कितने पैसे और किस मद में दिए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है जी सिग्निफिकेंट पॉलिसीज़ हैं कंपनी ने वो अपनी वेबसाइट पे प्लेस करनी है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, इंटरनल कंट्रोल की पॉलिसी, विसल ब्लोइंग पॉलिसी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी है। बाकी पेनल्टी है कि अगर 3, 6, 7, 8, 27 जो मैंडेटरी रेगुलेशंस हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाती, तो उनको अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ 1512 एक्ट में उसको पुनिश किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिलैक्सेशन फ्रॉम रिक्वायरमेंट के कुछ, अगर रिक्वायरमेंट जो मैंडेटरी हैं लेकिन कोई नई कंपनी लिस्ट हुई है या कोई जो अप्रोप्रिएट रीज़न है वो कंपनी जो है ना कमीशंस को बता दें, तो उनको रिलैक्सेशन भी मिल सकती है। ये जी थी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस। आई ट्राइड माय बेस्ट टू डिस्क्राइब यू, टू एक्सप्लेन यू थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल मैनर। ठीक है, बाकी ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस है, और ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस हम किसी कंपनी की जो है उससे एनुअल रिपोर्ट से देख लेते हैं, और उस पर ऑडिटर्स की रिव्यू रिपोर्ट भी देख लेते हैं। देखें जी, ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस आ गई, जस्ट दैट इज़
प्लेस्ड एज ए स्पेसिमन इन कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस, ठीक है। उसमें वो बता रहे हैं, ठीक है, कंपनी का नाम बताया, ईयर एंड बताया, ये फॉर द पीरियड बन रही होती है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कह दिया 7 है, ठीक है। लिस्टेड कंपनी के लिए भी 7 ही चाहिए, 5 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। अब देखें इसमें फीमेल वाली भी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, ठीक है। और कंपोजिशन में ये है कि मोहम्मद ज़ुबैर सोमरू और मिस्टर उमर सईद। अब देखें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड आपको क्या कह रहे हैं, रेगुलेशंस आपको कह रही हैं कि आपके पास 3 होने चाहिए कम अज़ कम, और सॉरी 2 हों या एटलीस्ट 1/3। लेकिन ये देखें इनके पास 2 से ज़्यादा हैं। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेल हैं लेकिन फ़ीमेल भी इंडिपेंडेंट ही हैं, मिस माहीन रहमान और मिस रोमाना अब्दुल्ला, ठीक है। इलेक्टेड अनअपोज्ड एंड रिप्लेस्ड मिस्टर सैयद मोहम्मद शबर जैदी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 26 दिसंबर 2008, ठीक है। इन्होंने मिस शबर जैदी को रिप्लेस किया है और इन्होंने जो है ना मिस आसिफ जुम्मा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है ना एज ए फीमेल डायरेक्टर ऑन द बोर्ड, उनको रिप्लेस किया है 26 दिसंबर को, ठीक। उसके बाद द डायरेक्टर हैव कंफर्म दैट नन ऑफ देम इज सर्विस मोर देन 7 लिस्टेड कंपनी पे सर्व नहीं कर रहे, ठीक है। प्रॉपर फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट है, विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है, ऑल पावर ऑफ द बोर्ड आर ड्यूली एक्सरसाइज्ड हैं, मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड वर प्रिसाइडेड ओवर बाय द चेयरमैन है, द बोर्ड है फॉर्मल पॉलिसी एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स हैं। ये सारी चीज़ें जो कि कंपनीज की रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट है वो आपने दी हुई हैं, बताई हैं, ठीक है। उसके बाद देखें डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में था कि तमाम डायरेक्टर्स ने कर लेनी है, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि 7 डायरेक्टर हैव एक्वायर्ड दी डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ठीक है। अब कुछ कर लेते हैं और कुछ एग्जाम्प्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दी देयर एजुकेशन और एक्सपीरियंस, तो वो भी आपने बताना है। उसके बाद लिखा हुआ है कि CFO और CEO फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एंडोर्स करते हैं फॉर दी अप्रूवल ऑफ बोर्ड, ठीक है। ऑडिट कमेटी की कंपोजिशन आ गई। अब देखें इसकी कंपोजिशन लिखी है, चेयरमैन लिखा है और साथ में ये बताया है कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है नो या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, क्या है, ठीक है। तो आप जो रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट है ना कि ऑडिट कमेटी में कितने मेंबर्स होने चाहिए, सारे इंडिपेंडेंट हो या नॉन एग्जेक्टिव हो, एग्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, जो चेयरमैन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। देखें सैयद मोहम्मद शबर जैदी साहब जो थे वो इनके चेयरमैन रह चुके हैं। ह्यूमन रिसोर्स एंड रिम्यूनरेशन कमेटी की कंपनसेशन के बारे में लिखा हुआ है, कमेटी की एंड रिम्यूनरेशन एंड कंपनसेशन कमेटी, ठीक है। उसकी भी जो मतलब कंपोजिशन होनी चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं कि ये एज़ पर रेगुलेशंस हैं, ठीक है। ऑडिट कमेटी की क्वार्टरली मीटिंग्स हुई हैं 4, ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स कमेटी की 2 ही हैं, 2 मीटिंग इन दी सेकंड क्वार्टर। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दिया हुआ। उसके बाद लिखा कि द बोर्ड हैज़ आउटसोर्स द इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू मैसिस उज़ैर हमाद फैसल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। कि बोर्ड ने अपना इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन जो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म को UHF को वो आउटसोर्स किया हुआ है। और जो स्टेचुटरी ऑडिटर्स हैं कंपनी के PwC, वो प्रॉपरली जो है ना IFAC की रेगुलेशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं, ठीक है। वो डायरेक्टर्स के या उनके कोई स्पाउस या कोई रिलेटिव्स नहीं हैं, ठीक है। वो IFAC की गाइडलाइंस को मीट कर रहे हैं और हमने सारी जो मैंडेटरी रेगुलेशंस हैं उनको फुलफ़िल किया है, और जो नॉन मैंडेटरी हैं उनको उनकी एक्सप्लेनेशन दी है। जैसे कि 29 की रिक्वायरमेंट है कि द बोर्ड में कंस्टिट्यूट अ नॉमिनेशन सेपरेट कमेटी डेजिग्नेटेड नॉमिनेशन कमेटी, ठीक है। तो मे का लफ्ज़ है, तो इसमें यही कह रहे हैं कि हमने इसको फुलफ़िल नहीं किया क्योंकि जो बोर्ड है ना ओवरऑल ही उस कमेटी के फंक्शंस को भी देख रहा है, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल हो रही है। उसके बाद है जी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में भी वो कह रहे हैं कि बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूट अ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। इसमें वो कह रहे हैं कि करंटली द बोर्ड हैज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड अ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। देखें यही ये एक कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच है कि मैंने कंप्लाई नहीं किया लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर कंप्लाई नहीं किया तो वो किस तरह से कंप्लाई हो रही है, ठीक है। Executive training under DTB. Companies are encouraged to arrange training for at least one female executive and at least one head of department every year under the directors training program, ठीक है। कम से कम एक फीमेल डायरेक्टर की, एग्जेक्टिव की, फीमेल एग्जेक्टिव एंड एट लीस्ट वन हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जो है ना ट्रेनिंग डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना है आपने। तो ड्यूरिंग द करंट ईयर नाइदर एनी फीमेल एग्जेक्टिव नॉर एनी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैव कंप्लीटेड ट्रेनिंग अंडर DTP, हाउएवर देयर ट्रेनिंग आर प्लान्ड इन दी इंस्यूइंग ईयर, मतलब फ्यूचर में करवा देंगे हम इसकी। ये जी स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस थी, ठीक है। और इस पर देखें ऑडिटर्स ने
PwC ने अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट दी हुई है, ठीक है। कि वी हैव रिव्यूड दी इनक्लोज स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द सिस्टम्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड इतना, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 36, जिसमें इसके प्रॉपर स्पेसिमन दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें सारा लिखा हुआ है कि बोर्ड ने अपनी मतलब फुलफिल किए हैं, ठीक है। जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है वो बोर्ड के पास आई हैं रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है। बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन, ठीक है, नेगेटिव वे में, मतलब जो एक, क्योंकि ये लिमिटेड एश्योरेंस है तो इसमें हम ऐसे ही करते हैं कि नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन विच काजेज अस टू बिलीव दैट दिस स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस डज नॉट अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट द कंपनीज कंप्लायंस इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 23। ठीक है जी, ओके। आई ट्राइड कि मैं आपको एक कंपनीज़ की एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से भी इन रेगुलेशंस को आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो आई थिंक इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इफ़ देर इज़ कन्फ्यूजन या किसी पॉइंट पे आपको समझ नहीं आती, यू कैन मैसेज में डायरेक्टली और कमेंट इन द सेक्शन, इंशाल्लाह मैं इसको टाइमली रिप्लाई करूँगा। ओके जी, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।